नमस्कार साथियों, मैं कुश कुमार सरल एग्जाम के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, लेकर आए हैं जूनियर असिस्टेंट समीक्षा अधिकारी और यूपी स्पेशल से महत्वपूर्ण प्रश्नों का सेट। और इसमें कंप्यूटर भी है जो जूनियर असिस्टेंट के लिए महत्वपूर्ण है। और हिंदी जो जिस भी एग्ज़ाम में आती है उसके लिए आप हिंदी इसमें से तैयारी कर सकते हैं। और शुरू करते हैं। तो फिर हमारा आज का हिंदी का पहला प्रश्न, जो भी मेरे दोस्त नए इसमें जुड़ रहे हैं कृपया चैनल को सब्सक्राइब करते रहें। और क्लास पसंद आए तो लास्ट में लाइक करना ना भूलें। और सभी को टेलीग्राम है, जो भी सोशल मीडिया नेटवर्किंग में जुड़े हैं उन तक आप लोग इसको पहुंचाने का प्रयास किया करें। तो पहला प्रश्न हमारा है हिंदी से, ब्रज हिंदी की किस उपभाषा वर्ग के अंतर्गत आती है? पहाड़ी हिंदी, पूर्वी हिंदी, पश्चिमी हिंदी या राजस्थानी हिंदी? तो पश्चिमी हिंदी में शामिल हैं ब्रज, कन्नौजी, बुंदेलखंडी और हरियाणवी। अब पूर्वी हिंदी में शामिल उपभाषाएं अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी आती हैं। तो ब्रज में कन्नौजी आती, बुंदेलखंडी बोली और हरियाणवी होती। पूर्वी हिंदी में शामिल उपभाषाएं में अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी आती है। तो इसका जो राइट आंसर पहला पश्चिमी हिंदी है इसका राइट आंसर। अगला प्रश्न हमारा है, इनमें से किस बोली का बिहारी हिंदी से संबंध नहीं है? अवधी, मगही, भोजपुरी या मैथिली? तो अवधी जो भाषा है इसका संबंध फिलहाल बिहारी हिंदी से नहीं है। ठीक, अवधी भाषा का जो संबंध है वो है पूर्वी हिंदी से। ठीक, अगला प्रश्न हमारा है, जहाँ उपमेय का प्रतिषेध कर उपमान की स्थापना की जाए वहाँ अलंकार होता है। उत्प्रेक्षालंकार होगा, रूपक, रूपकातिशयोक्ति या अपराह्न? तो इसका जो राइट आंसर होगा फिलहाल उत्प्रेक्षालंकार इसमें होता है। अगला प्रश्न हमारा है, भाषा में शब्द और अर्थ की दृष्टि से सौंदर्य उत्पन्न करता है? रस, अलंकार, गुण या छंद? तो भाषा में शब्द और अर्थ की दृष्टि से सुंदरता उत्पन्न करने वाला अलंकार होता है। ठीक, अलंकार के तीन भेद होते हैं, शब्दालंकार, अर्थालंकार और उभय अलंकार इसमें। अगला प्रश्न हमारा, मुख चंद्र शब्द में निम्न में से कौन सा समास है? कर्मधारय, द्विगु समास, तत्पुरुष समास या बहुब्रीहि समास? तो मुखचंद में जो है वो कर्मधारय समास होता है। जैसे चंद्र रूपी मुख, कर्मधारय समास में पहला शब्द विशेषण तथा दूसरा शब्द विशेष होता है। द्विगु समास संख्यावाची होगा ना। अत्युक्ति शब्द में संधि कौन सी है? दीर्घ, गुण, यण या अयादि? तो अत्युक्त में जो है ये वो यण संधि होता है। इसका जो संधि विच्छेद करेंगे तो अति प्लस उक्ति होता है। ठीक, अगला प्रश्न, धनुष टंकार शब्द में कौन सी संधि है? तो इसका ऑप्शन है व्यंजन संधि, विसर्ग संधि, स्वर संधि या गुण संधि? तो धनुष टंकार जो है उसमें फिलहाल विसर्ग संधि का उदाहरण है। ठीक, जैसे निह प्लस संतान निसंतान होता है, निह प्लस तेज निस्तेज होता है। ठीक, धनु प्लस टंकार धनुष टंकार होता है। अगला प्रश्न हमारा है, रामू जो बड़ा खिलाड़ी है कल उसकी टांग टूट गई, इस वाक्य में उचित विराम चिन्ह कौन सा होगा? अर्ध विराम, अल्प विराम, विवरण चिन्ह या लाघव चिन्ह? तो रामू जो बड़ा खिलाड़ी उसकी टांग टूट गई, इसमें जो है अल्प विराम का प्रयोग होता है। अल्प विराम ऐसे होता है ना, ऐसे। रामू और है के बाद होना चाहिए। ठीक, चिन्ह रामू और है के बाद। चूहा बिल से निकला में कौन सा कारक है? संप्रदान कारक, अपादान कारक, कारण संबंध? तो चूहा बिल से निकला यानी घर छोड़ के बाहर गया, अलगाव हुआ चूहा और घर से, तो इसलिए अपादान कारक यहाँ होगा। ठीक, तुलना के क्षेत्र में भी होता है, रक्षा के क्षेत्र में भी अपादान कारक होता है। लड़के ने पुस्तक पढ़ी वाक्य का काल है सामान्य वर्तमान काल, पूर्ण वर्तमान, संदिग्ध वर्तमान या संभाव्य? तो लड़के ने पुस्तक पढ़ी जो है पढ़ी है तो यह पढ़ चुका है, इसका मतलब पूर्ण वर्तमान हो गया। ठीक, राम खाता होगा किस काल का उदाहरण? संदिग्ध, संदिग्ध वर्तमान काल, संदिग्ध भूतकाल, संदिग्ध भविष्यत काल या सामान्य भविष्यत काल? तो राम खाता होगा जो है संदिग्ध वर्तमान काल का उदाहरण है। ठीक, अगला प्रश्न है, बादल घिर आए और बारिश होने लगी, रचना की दृष्टि से वाक्य सरल है, आज्ञावाचक है, निषेधवाचक या संयुक्त है? तो बादल घिर आए और बारिश होने लगी फिलहाल ये संयुक्त वाक्य से जुड़ा हुआ है। ठीक, अगला प्रश्न है, चूड़ियाँ अच्छी थी में कौन सी क्रिया है? योजक क्रिया, अधिकारोद्योतक क्रिया, औचित्य बोधक या अप्रत्यक्ष? तो चूड़ियाँ अच्छी थी इसमें फिलहाल होगा ये ऑप्शन योजक क्रिया है यह। अगला प्रश्न है, उर्वशी रचना की, उर्वशी वो रामधारी सिंह दिनकर की है। ठीक,
उर्वशी रामधारी सिंह दिनकर की रचना है। रश्मि रति हार्य और हरिनाम इनके भी काव्य संग्रह हैं। अगला प्रश्न हमारा है केंद्रीय हिंदी संस्थान का मुख्यालय कहाँ है? आगरा, नई दिल्ली, वर्धा या वाराणसी? तो केंद्रीय हिंदी संस्थान जो फिलहाल आगरा में बनाया गया है। इसकी स्थापना की बात करें तो 1961 में हुई थी। ठीक। अगला प्रश्न हमारा सहयोगी का सर्वथा उपयुक्त विपरीतार्थक शब्द क्या है? प्रतियोगी, प्रतिद्वंदी, प्रतिरोधी या प्रतिकूल? तो सहयोगी का जो है सही प्रतियोगी होगा। शाखा मृग किसका है? शाखा मृग फिलहाल ये होता है वानर का, मृग होता है हिरण का, मधुप होता है भंवरे का। ठीक। अगला प्रश्न हमारा है कौन सा वाक्य कर्मवाचक का उदाहरण है? शीला से पढ़ा नहीं जाता फिलहाल तो भाववाचक, शीला से हंसा भी नहीं जाता ये भी भाववाचक, शीला से चला नहीं जाता ये भी भाववाचक, शीला से हिला भी नहीं जाता तो इसका जो है 18 शीला से पढ़ा भी नहीं जाता कर्मवाचक का उदाहरण ये है ऑप्शन ए। ठीक। हंसना चलना ये सब चीज़ प्राकृतिक होती हैं, पढ़ना स्वाभाविक होता है तो इसका आंसर ए होगा। श्वेत और श्वेत का अंतर, श्वेत माने सफ़ेद होता है, श्वेत माने पसीना होता है, सफ़ेद और पसीना, इसका राइट आंसर भी होगा। अगला प्रश्न हमारा है प्रामाणिक शब्द में मूल शब्द और प्रत्यय का सही अलगाव। तो प्रामाणिक शब्द में प्रमाण प्लस एक होता है, इसका राइट आंसर होगा बी ऑप्शन। रात को अचानक वर्षा होने लगी क्रिया विशेषण का कौन सा भेद है? तो परिमाणवाचक, रीतिवाचक, स्थानवाचक या कालवाचक? तो इसका जो सही जवाब होगा फिलहाल बी ऑप्शन रीतिवाचक होगा इसमें। अगला प्रश्न हमारा है हिंदी की अग्र अवृत्ताकार समृद्ध स्वर ध्वनियाँ हैं आ, ई, बड़ा या ई? तो इसका राइट आंसर फिलहाल होगा ई होगा। अगला प्रश्न हमारा है कौन सा व्यंजन अल्प प्राण है? अल्प प्राण जिसमें मतलब बोलने में कम आवाज आए, का, खा, गा, घा, ता, था ये भी है वो महाप्राण, चा पहला होगा। ठीक। इसका राइट आंसर सी है। कौन सी व्यंजन ध्वनि स्पर्श स्पर्श संघर्षी कहलाती है? ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी है या ऑप्शन डी? तो इसका जो राइट आंसर है फिर चाचा जाजा वाली जो लाइन होती है स्पर्श संघर्षी कहलाती है। ठीक। खरी मजूरी चोखा काम का अर्थ क्या होता है? लोग मजदूरी की परवाह करते कार्य नहीं, पूरी मजदूरी देना, साधारण काम के अधिक पैसे, बिना काम के दौलत चाहना। तो इसका जो राइट आंसर है पूरी मजदूरी देने पर अच्छा कार्य होता है। ठीक। बी ऑप्शन। अगला प्रश्न है पगड़ी रख घीचक लोकोक्ति का अर्थ? निर्लज होकर कुछ पाना, पढ़ लिख कर भी अनुभवहीन, मान सम्मान से ही जीवन का आनंद। तो इसका जो राइट आंसर है निर्लज होकर कुछ पाना। ठीक। इज्जत गंवा देना तो उसके बाद मजा लेना तो क्या ही मतलब है ना। अगला हमारा है अपठित गद्यांश से, इसको हम पढ़ते हैं। हिंदी साहित्य इतिहास को 4 भागों में बांटा गया, आदिकाल, भक्तिकाल, रीतकाल और आधुनिक काल। ठीक। तो इससे संबंधित हम प्रश्न पढ़ रहे हैं, गद्यांश पढ़ रहे हैं। भक्ति काल के संत कवि सूरदास जी को कौन नहीं जानता? भक्ति काल के पाठक सूरदास जी ने सूर सागर, सूर सारावली, साहित्य लहरी आदि का अनमोल खजाना हिंदी साहित्य को दिया है। उनके पदों में वात्सल्य, श्रृंगार एवं शांत रस के भाव प्राप्त होते हैं। उनके लिए कहा गया है कि सूर सूर तुलसी सगए उड़गन केशवदास। वे अष्टसाप के सर्वश्रेष्ठ कवि हैं। उनके काव्य की विशेषता यह है कि वे गेय पद हैं, गेय मतलब गाए गए पद हैं इनके। उनकी अधिकतर रचना ब्रज भाषा में पाई जाती है, कहीं कहीं पर संस्कृत और फारसी भाषा का भी शब्द पाए जाते हैं। उनकी रचनाओं में अनुप्रास, हिमक, श्लेष, हिमक, उत्प्रेक्षा आदि सभी अलंकार पाए जाते हैं। वे जनमान थे, लेकिन उनके पदों में जो वर्णन पाया गया वह सजीव है, ऐसा लगता ही नहीं है कि वे जनमान थे। उनकी मृत्यु 1580 ईस्वी में हुई। हिंदी साहित्य जगत में वे सदैव अमर हैं। तो इससे संबंधित प्रश्न हम बात करते हैं। हिंदी साहित्य के इतिहास को कितने भागों में बांटा गया? तो पहले ही पढ़ लिया होगा, 4 भागों में बांटा गया। ठीक। अगला प्रश्न हमारा सूरदास जी कौन से काल से के संत हैं? तो भक्ति काल, आदि काल, आधुनिक काल या रीति काल? तो सूरदास जो हैं वो भक्ति काल थे, क्योंकि भक्ति गीत गाया करते थे ना। अगला प्रश्न हमारा है रचनाओं में से कौन सी रचना सूरदास जी की नहीं है? तो सूर सागर भी है, सूर सारावली, साहित्य लहरी, लेकिन रामायणी नहीं है। रामायणी जो है सूरदास जी की नहीं है बल्कि कबीरदास की है। ठीक। साखी शबद रामायणी पढ़े हो ना।
इनका संग्रह बीजक है। अगला प्रश्न हमारा, सूरदास के पदों में कौन सा रस नहीं पाया जाता? श्रृंगार है, वात्सल्य, शांत है लेकिन भयानक नहीं पाया जाता। ठीक, वीरता से संबंधित नहीं है। अब चलते हैं जीएस से संबंधित कुछ प्रश्न हैं, उनके बारे में डिस्कशन कर लेते हैं। 46 नंबर, गदर क्रांति आरंभ का सबसे प्रमुख कारण क्या था ना? तो 46 नंबर प्रश्न हमारा है, गदर क्रांति आरंभ होने के प्रमुख कारण। प्रथम विश्व युद्ध प्रारंभ होना, करतार सिंह सराभा को फांसी देना, कामागाटा मारू घटना या लाला हरदयाल की गिरफ्तारी। तो गदर पार्टी आंदोलन राजनीतिक 3 घटनाओं में प्रमुख प्रभावित था। लाला हरदयाल की गिरफ्तारी, कामागाटा मारू प्रकरण और प्रथम विश्व युद्ध का प्रारंभ। इतिहासकार विपिन चंद्र के अनुसार प्रथम विश्व युद्ध के बाद ही वह सबसे महत्वपूर्ण घटना थी जो गदर आंदोलन का प्रारंभ 1913 में लाला हरदयाल और सोहन सिंह भाखड़ा ने सैन फ्रांसिस्को में की थी। अगला प्रश्न हमारा है, किस स्वतंत्रता सेनानी ने महात्मा गांधी को पहली बार राष्ट्रपिता कहा? जवाहरलाल नेहरू, सुभाष चंद्र, सरोजिनी नायडू, चंद्रशेखर। फिलहाल इसको कहने वाले तो सुभाष चंद्र बोस ही थे। भारतीय तिरंगे ध्वज को अशोक चक्र का रंग कौन सा है? बैंगनी, मैजेंटा, गहरा नीला है, काला। फिलहाल गहरा नीला है इसका सही आंसर। अगला प्रश्न हमारा है, और सभी कुछ प्रतीक्षा कर सकता है किंतु कृषि नहीं, यह उद्गार किसका है? तो इसका जो राइट आंसर फिलहाल, और सभी कुछ प्रतीक्षा कर सकता है कृषि नहीं, यह कथन पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा था। अगला प्रश्न हमारा, भारत में सोयाबीन किसानों की मदद के लिए ई चौपाल, जिसे आमतौर पर सोया चौपाल प्रोग्राम कहा जाता है, किसके द्वारा की गई? ये पहला, महाराष्ट्र सरकार, भारतीय स्टेट बैंक, मोनसेंटो या आईटीसी। तो यह जो आईटीसी द्वारा की गई पहल है, यह मुख्यतः छोटे सीमांत किसान को लाभान्वित करती है। ठीक, और यह ई चौपाल भारत में सोयाबीन के लिए फिलहाल इसका राइट आंसर जो होगा वो होगा डी ऑप्शन, आईटीसी से। ठीक, ई चौपाल है आईटीसी द्वारा की गई। अगला प्रश्न, डेन्यूब नदी का उद्गम किस देश में है? हंगरी, जर्मनी, रोमानिया या ऑस्ट्रिया। तो डेन्यूब नदी मध्य यूरोप में बहने वाली नदी है, जर्मनी के ब्लैक फॉरेस्ट से निकलती है, पता होगा ना, और काला सागर में मिल जाती है। डेन्यूब नदी लगभग 10 देशों से गुजरती है, जैसे जर्मनी है, ऑस्ट्रेलिया है, स्लोवाकिया है, हंगरी है, क्रोएशिया है, सर्बिया है, बुल्गारिया है, मोल्डोवा, यूक्रेन और रोमानिया। वोल्गा नदी के बाद डेन्यूब यूरोप की दूसरी सबसे लंबी नदी है। अगला प्रश्न हमारा, राष्ट्रीय कृषि बाजार NAM क्या है? कृषि उपज के लिए राष्ट्रीय बाजार, कृषि उपज के लिए राष्ट्रीय विभाग, कृषि उपज के लिए राष्ट्रीय ई व्यापार मंच या कृषि उपज के लिए राष्ट्रीय समिति। तो राष्ट्रीय कृषि बाजार भारत में कृषि वस्तुओं के लिए ऑनलाइन व्यापार मंच है। ठीक, ऑनलाइन व्यापार मंच है, तो ई व्यापार मंच इसका राइट आंसर सी ऑप्शन होगा। ठीक, और इसकी स्थापना की हम बात करें तो इसकी स्थापना जो हुई थी 14 अप्रैल जो निकल गया है 14 अप्रैल और 2016 को हुई थी, याद रखिएगा। ठीक, अगला प्रश्न हमारा, भारत में निम्नलिखित में से किस बैंक ने सर्वप्रथम इंटरनेट बैंकिंग सेवाओं को पेशकश की थी? तो भारत में वर्ष 1998 में ICICI बैंक द्वारा सर्वप्रथम बैंकिंग और ATM की शुरुआत हुई थी। ठीक, 1987 में मुंबई में HSBC बैंक द्वारा किया गया था, इसका पुराना नाम है HSBC। किसानों को लाभ पहुंचाने हेतु कृषि उपज के सहकारी विपणन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से निम्नलिखित में से किसको स्थापित किया गया? नेफेड, FCI, नाबार्ड या नवधान्य। तो भारतीय राष्ट्रीय कृषि सहकारी विपणन संघ नेफेड, ये जो नेफेड है इसकी स्थापना की गई है। इसका फुल फॉर्म बता दें तो नेशनल एग्रीकल्चरल कोऑपरेटिव मार्केटिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड। इसकी स्थापना की बात करें तो 2 अक्टूबर गांधी जी की जयंती के दिन 1958 में की गई थी। ठीक, 1958 में DRDO की भी स्थापना हुई, तभी इसकी स्थापना हुई थी। नेफेड की स्थापना कृषि उत्पादों के सरकारी विपणन को बढ़ाने के लिए की गई थी, जिससे किसानों को लाभ मिल सके। ठीक, और नाबार्ड किसानों को ऋण देता है। क्लोरोफिल जलाया जाए तो कौन सा तत्व शेष बचेगा? Na, Mn, Fe, मैग्नीशियम। तो पर्णहरित क्लोरोफिल एक प्रोटीन युक्त जटिल रासायनिक यौगिक है, यह वर्णक पत्ते के हरे रंग का कारण है।
पौधों द्वारा प्रकाश संश्लेषण हेतु उनमें पर्णहरिम की उपस्थिति आवश्यक होती है। पर्णहरिम के अणु में मैग्नीशियम उपस्थित होता है, अतः क्लोरोफिल जलाने पर मैग्नीशियम Mg बचेगा। ठीक, अगला प्रश्न हमारा है विटामिन B1 थायमिन की कमी से कौन सा रोग होता है? रिकेट्स, बेरी ततौंदी, पेलाग्रा। तो विटामिन B1 थायमिन की कमी से फिलहाल बेरी नामक रोग होता है। ये बेरी है। अनाज, फलियां, सोयाबीन, दूध आदि विटामिन B1 के प्रमुख स्रोत हैं। यह जल में घुलनशील विटामिन है। रिकेट्स से होता है विटामिन सी से, रतौंधी विटामिन ए से, पेलाग्रा B12 से शायद होता है। अगला प्रश्न हमारा है उस हार्मोन को पहचान करें जो बच्चों के बढ़ने में सहायक होता है। गोनेडोट्रोपिन, ऑक्सीटोसिन, प्रोजेस्टेरोन या सोमेट्रोपिन। तो सोमेट्रोपिन हार्मोन जो होता है ये शरीर की संरचना, तरल पदार्थ, हड्डी और मांसपेशियों की वृद्धि, चीनी और वसा, चयापचय और संभवतः हृदय कार्य को नियंत्रित करने में मदद करता है। इसको राइट आंसर फिलहाल डी। ऑक्सीटोसिन इंजेक्शन होता है जो जानवरों में दूध उतारने का काम करते हैं। ठीक, अगला प्रश्न है किस समिति ने त्रिस्तरीय पंचायती प्रणाली की अनुशंसा की? अशोक मेहता, LL संघवी, दिनेश स्वामी या बलवंत राय मेहता। तो त्रिस्तरीय जो थी वो फिलहाल बलवंत राय मेहता संबंधित है, जिसका गठन बताएं तो 1957 में हुआ था। इस अगला प्रश्न हमारा है भारत में पंचायती राज स्थापित करने वाले प्रथम दो राज्य। तो पंचायती राज पहला फिलहाल तो राजस्थान था, 2 अक्टूबर 1959। ठीक, 2 अक्टूबर 1959 में पहला स्थान है राजस्थान का नागौर, और 11 अक्टूबर 1959 को आंध्र प्रदेश। तो इसका राइट आंसर फिलहाल नागौर पहली बार हुआ था राजस्थान में ना, सी ऑप्शन इसका। किसी नए राज्य के गठन के लिए भारतीय संविधान की किस अनुसूची में संशोधन की आवश्यकता है? दूसरी, प्रथम, तीसरी या पांचवी? तो किसी नए राज्य के गठन के लिए संविधान की प्रथम अनुसूची में आप संशोधन करेंगे। ठीक, और प्रथम अनुसूची जो है 1 से 4 है। भारत के राज्यों का तथा केंद्र शासित प्रदेशों की सूची, इनकी सीमाओं में परिवर्तन और उसके परिवर्तन को करने के लिए जरूरी कानून की प्रक्रिया का प्रावधान है। संसद के सहमति के द्वारा कर सकते हो। ठीक, अगला प्रश्न हमारा स्वामी विवेकानंद युवा सशक्तिकरण योजना के तहत पात्र छात्र छात्राओं में टैबलेट, स्मार्टफोन देने हेतु वित्तीय वर्ष 2023-24 में उत्तर प्रदेश सरकार ने कितनी राशि आवंटन की है? तो इसका जो राइट आंसर है 2800 करोड़, 3200 करोड़, 3600 या 4000। तो इसका सही जवाब फिलहाल सी ऑप्शन 3600 करोड़ का बजट पेश किया था टैबलेट के लिए। अगला प्रश्न हमारा विश्व का सबसे बड़ा कार्यालय परिसर कहाँ बनाया जा रहा है? तो गुजरात में, नई दिल्ली में, बीजिंग या न्यूयॉर्क। फिलहाल डायमंड के नाम से है, गुजरात सूरत में बनाया जा रहा है। ठीक, इसका राइट आंसर फिलहाल होगा हाँ ए ऑप्शन। अब इसकी बात करें तो नवंबर 2023 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसका उद्घाटन किया। विश्व के सबसे बड़े कार्यालय परिसर का नाम सूरत डायमंड बोर्ड्स है। ठीक, सूरत डायमंड बोर्ड्स। इससे पूर्व विश्व की सबसे बड़ी कार्यालय इमारत की बात करें तो अमेरिका का सुरक्षा विभाग पेंटागन था पहले। अगला प्रश्न हमारा है जुलाई 2023 में कौन सा हवाई अड्डा 4 रनवे और एलिवेटेड टैक्सीवे वाला देश का पहला हवाई अड्डा बनेगा? तो वाराणसी, दिल्ली, बेंगलुरु या मुंबई। तो इसका जो राइट आंसर है फिलहाल 2023 में केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिराज सिंधिया हैं, जो दिल्ली के वहाँ के हैं, राजस्थान से। अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर एक नए रनवे और दोहरे मार्ग वाले एलिवेटेड टैक्सी का उद्घाटन किया है। इसी के साथ वे हवाई अड्डा 4 रनवे और एक एलिवेटेड टैक्सी वाला पहला हवाई अड्डा बन जाएगा। तो ये है फिलहाल दिल्ली वाला। अगला प्रश्न हमारा है जुलाई 2023 में किस देश ने विश्व का पहला मीथेन ईंधन वाला अंतरिक्ष रॉकेट लॉन्च किया? तो भारत, रूस, चीन या उत्तर कोरिया। तो फिलहाल इसका सही जवाब चीन ने साकार किया। ठीक, और चीन की निजी स्पेस कंपनी ने विश्व का पहला मीथेन ईंधन अंतरिक्ष रॉकेट लॉन्च किया है। लॉन्च किए गए रॉकेट का नाम है जोक्यू, ऐसे याद पढ़ लीजिए, जोक्यू 2 है ना। मीथेन संचालित रॉकेट में मीथेन को ईंधन के रूप में और तरल ऑक्सीजन को ऑक्सीडाइजर के रूप में उपयोग किया गया है। अगला प्रश्न हमारा है अगस्त 2023 में बुडापेस्ट हंगरी में आयोजित विश्व चैंपियनशिप 2023 में भारतीय एथलीट नीरज चोपड़ा ने भाला फेंक स्पर्धा में कितनी दूरी तक भाला फेंक कर स्वर्ण पदक जीता? 88.17 मीटर, 87.82, 86.67 मीटर या 84.77 मीटर। तो इसका राइट आंसर जो है 88.17 मीटर भाला फेंका था और स्वर्ण पदक जीता। इसी के साथ वो विश्व एथलेटिक चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले भारतीय भी बने और
टोक्यो ओलंपिक में भी इन्होंने पहला स्वर्ण पदक जीता है। 7 अगस्त को भाला फेंक दिवस के रूप में इसीलिए मनाया जाता है, ठीक। और चौथी पीढ़ी के कंप्यूटर के निर्माण में प्रयोग किया जाता है निर्वात ट्यूब, ट्रांजिस्टर, आईसी चिप या माइक्रोसॉफ्ट। अब कंप्यूटर से संबंधित प्रश्न आ गए हैं। तो निर्वात ट्यूबों का प्रयोग पहली पीढ़ी का है, ठीक। निर्वात ट्यूबों का प्रयोग पहली पीढ़ी बता दें तो 1942 से 1955 तक की थी। अब इसमें पूछा है, 1 मिनट क्या हो गया, और इसमें चौथी पीढ़ी पूछा ना। और अगला बताएं हम ट्रांजिस्टरों को प्रयोग जो हुआ द्वितीय पीढ़ी में हुआ है। इसके जो समय है बता रहे 1955 से 64 तक का था। उसके बाद आईसी चिप है। आईसी चिप का प्रयोग हुआ तृतीय पीढ़ी में। इनका जो समय है 1964 से 75 तक था। और चतुर्थ पीढ़ी में माइक्रो प्रोसेसर का कार्य हुआ जो 1975 से शुरू हुआ था। 1975 से अभी चल रहा है। तो इसका राइट आंसर फिलहाल डी ऑप्शन, ठीक। अगला प्रश्न हमारा सीपीयू और मेमोरी कंप्यूटर के स्थित होते हैं। आउटपुट, स्टोरेज डिवाइस, एक्सपेंडल बोर्ड या मदरबोर्ड। तो सीपीयू और मेमोरी कंप्यूटर के मदरबोर्ड में स्टोरेज होते हैं, ठीक। मदरबोर्ड का एक प्रिंटेड सर्किट बोर्ड और कंप्यूटर की नींव है। यह सीपीयू, मेमोरी, हार्ड ड्राइव व अन्य कंप्यूटर हार्डवेयर को पावर आवंटित करता है तथा उनके बीच कनेक्टिविटी प्रदान करता है। अगला प्रश्न हमारा है 67 के बाद 68। यूएसबी संग्रह युक्ति कौन सा प्रकार है? द्वितीयक, तृतीयक, प्राथमिक या सहायक। तो यूएसबी जो है अर्थात यूनिवर्सल सीरियल बस एक द्वितीयक होता है। द्वितीयक प्रकार की संग्रह युक्ति है जो तेजी से डेटा विनिमय करने हेतु की जाती है। अगला प्रश्न हमारा है किसी प्रिंटर का रिजोल्यूशन मापा जाता है मेगाबिट्स, हर्ट्ज, डॉट प्रति इंच या इंच में। तो इसका जो राइट आंसर है फिलहाल 69 का होगा। ये सी ऑप्शन डीपीआई में मापा जाता है जिसका मतलब होता है डॉट्स प्रति इंच, ठीक। अगला प्रश्न है हमारा कंप्यूटर की घड़ी की स्पीड की गणना की जाती है गीगाबाइट, बीट, सेकंड या गीगाहर्ट्ज। तो कंप्यूटर सीपीयू की घड़ी की स्पीड की जो गणना होती है डेटा संग्रहित डाटा प्रोसेस करने की फ्रिक्वेंसी के आधार पर की जाती है। पहले इसे मिलियन साइकिल प्रति सेकंड या मेगा हर्ट्ज में मापा जाता था, परंतु अब उच्च श्रेणी के प्रोसेसर उपलब्ध होने के कारण इसे गीगा हर्ट्ज में मापा जाता है। राइट आंसर डी है। विंडोज के बीच शीघ्रता से अदला बदली करने का तरीका निम्नलिखित में से कौन सा है? आल्ट प्लस टाइप, कंट्रोल प्लस टाइप, शिफ्ट प्लस टाइप या शिफ्ट प्लस आल्ट। तो विंडोज की बीच शीघ्रता की अदला बदली करने के लिए आल्ट प्लस टाइप का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन ए सही इसका होगा। अगला प्रश्न हमारा है मशीनी भाषा। मशीनी भाषा क्या होती है? तो वह है जिसमें सर्वप्रथम क्रमादेशों को लिखा गया। एक मातृभाषा जो कंप्यूटर समझता है। एक प्रकार की कंप्यूटर की भाषा जो दूसरे प्रकार की कंप्यूटर भाषा से भिन्न है। उपयोग सभी। तो इसका जो सही जवाब है फिलहाल है मशीनी भाषा एक निम्नतम स्तर की लो प्रोग्रामिंग भाषा है। यही एक मातृभाषा जिससे कंप्यूटर समझ सकता है, ठीक। तो एक मातृभाषा जो कंप्यूटर समझता है इसका राइट आंसर बी होगा। सर्वप्रथम क्रमादेशों को मशीनी भाषा में ही लिखा गया था। यह एक प्रकार की कंप्यूटर की भाषा है जो अन्य कंप्यूटर की भाषा से भिन्न है। इसका राइट आंसर फिलहाल होगा सी ऑप्शन होगा, सॉरी। अगला प्रश्न हमारा 1 टेराबाइट किसके बराबर होता है? 2 की घात 20 मेगाबाइट, 2 की घात 20 किलोबाइट, 2 की घात 20 गीगाबाइट या 2 की घात 20 बाइट। तो 1 टेराबाइट जो होता है वो कितने के बराबर होता है बता रहे हैं 1048,576 मेगाबाइट, ठीक। इसका मतलब 2 की घात 20 मेगाबाइट, 2 की घात 20 मेगाबाइट इसका राइट आंसर होगा ए ऑप्शन, ठीक। अगला प्रश्न हमारा विश्व का सबसे बड़ा नेटवर्क कौन सा? इंटरनेट इंटरनेट या वीपीएन या डब्ल्यूएन। तो विश्व का सबसे बड़ा जो नेटवर्क होता है वो फिलहाल फैले हुए पर्सनल, सार्वजनिक, पब्लिक, शैक्षिक, एजुकेशन, व्यापारिक तथा सरकारी नेटवर्कों के प्रयास में जुड़े होने से बनता है। तो दुनिया का सबसे बड़ा नेटवर्क इंटरनेट होता है। नहीं, इंटरनेट होता है, सॉरी। इसका सही जवाब इंटरनेट होगा। अगला प्रश्न होगा किसी नेटवर्क पर कंप्यूटर का पता कहलाता है यूआरएल, आईपी, होस्ट या डोमेन नेम।
तो आईपी एड्रेस का पूरा नाम इंटरनेट प्रोटोकॉल एड्रेस है। यह एड्रेस किसी नेटवर्क पर कंप्यूटर का पता लगाता है। तो इसका राइट आंसर है बी ऑप्शन। अगला प्रश्न हमारा, निम्नलिखित में से किसका उपयोग वेब पेज लिखने के लिए किया जाता है? HTML, FTP, URL या HTTP। तो तकनीकी रूप से वेब पेज पर विशेष प्रकार का दस्तावेज डॉक्यूमेंट्स है जिसे HTML हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज जिसे बोलते हैं का प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न हमारा, ईमेल सेवा के संबंध में POP का अर्थ क्या होता है? प्राइमरी ऑर्गेनाइजेशन प्रोटोकॉल, पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल, पॉपुलर ऑफिस प्रोटोकॉल या पोस्ट ऑर्गेनाइजेशन प्रोटोकॉल। तो ईमेल के संबंध में POP का जो अर्थ होता है पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल होता है। इसका राइट आंसर होगा बी ऑप्शन। ईमेल पर आने वाले संदेशों का एक POP सर्वर पर संग्रहित किया जाता है। जब तक उपयोगकर्ता ईमेल में लॉगिन नहीं करता, अर्थात POP एक सर्वर से ईमेल क्लाइंट के साथ मेल एकत्र करने के लिए उपयोग किया जाता है। इसका प्रीव्यू मोड में आप अपने डॉक्यूमेंट्स के सभी पेज देख सकते हैं, केवल उसी पेज को देख सकते हैं जिस पर उस समय कार्य कर रहे हैं, केवल डॉक्यूमेंट्स का टाइटल पेज देख सकते हैं, केवल डॉक्यूमेंट के आखिरी पेज देख सकते हैं। तो प्रीव्यू मोड में दस्तावेज को सभी पेजों को देखा जा सकता है। ऑप्शन ए होगा। अगला प्रश्न हमारा, एक्सेल वर्कशीट में सक्रिय सेल की सामग्री खाली स्थान प्रदर्शित हुई टाइटल बार में, स्टेटस बार, फार्मूला बार में, नेम बॉक्स में। तो एक्सेल वर्कशीट में सक्रिय सेल की सामग्री फार्मूला बार में प्रदर्शित होती है। इसका राइट आंसर होगा सी ऑप्शन। ठीक, फार्मूला बार में प्रदर्शित की जाती है, टाइटल बार में फाइल का नाम, डिफ़ॉल्ट नेम बुक 1, और स्टेटस बार में एप्लीकेशन का स्टेटस तथा नेम बॉक्स में सिलेक्टेड सेल का एड्रेस प्रदर्शित होता है ना। अगला प्रश्न हमारा है, फोरट्रान को क्या कहते हैं? फोरट्रान में एक प्रकार की भाषा होती है ना, फ्लॉपी ट्रांसलेटर, फार्मूला ट्रांसलेटर, फाइल ट्रांसलेटर, फॉर्मेट ट्रांसलेटर। तो फोरट्रान जिसे फार्मूला ट्रांसलेटर कहते हैं, इसका राइट आंसर बी होता है। एक उच्च स्तरीय प्रोग्रामिंग भाषा है जिसका विकास जॉन बैकस ने किया था। जॉन बैकस इसके जो हैं बैकस, एक मिनट, बैकस, जॉन बैकस ने इसका आविष्कार किया था। ठीक, और नेतृत्व में IBM में कंप्यूटर प्रोग्रामों में एक छोटे से दल ने किया था इसके, जॉन बैकस। अब है सुमेलित नहीं पूछा ना, अब आ गया UP स्पेशल से संबंधित प्रश्न। तो शुरू करते हैं। अमीर खुसरो एटा, मिर्जा गालिब आगरा, जोश मलिहाबादी, राम प्रसाद बिस्मिल इलाहाबाद। फिलहाल राम प्रसाद बिस्मिल का संबंध इलाहाबाद से नहीं है, इनका संबंध जो है शाहजहाँपुर से है। ठीक, 1897 में इनका जन्म हुआ था शाहजहाँपुर में। इनका जन्म हम बता दें तो 1897 शाहजहाँपुर में हुआ था। ये महान क्रांतिकारी और चंद्रशेखर आज़ाद के सहयोगी थे। काकोरी केस अब काकोरी एक्शन हो गया जिसका नाम, वर्ष 1997 में गोरखपुर में इन्हें फांसी दी गई। अमीर खुसरो को जो जन्म हुआ वो 1253 में एटा में हुआ, पटियाली जिसका नाम है। ठीक, और नवगठित जनपद जो पटियाली है कासगंज में स्थित है। और मिर्जा गालिब आगरा तथा जोश मलिहाबादी से ही संबंधित है। अगला प्रश्न हमारा है, उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित जिलों में से किसका क्षेत्रफल सर्वाधिक अधिक है? तो ऑप्शन ए है लखीमपुर खीरी, सोनभद्र, सीतापुर या हरदोई। तो सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला फिलहाल लखीमपुर खीरी है। ठीक, इसका क्षेत्रफल बता दें तो 76-80 वर्ग किलोमीटर है। और सबसे छोटा जिला पूछे तो हापुड़ सबसे छोटा, हापुड़ सबसे छोटा क्षेत्रफल में। ठीक, और जनसंख्या की दृष्टि से बताएं तो सबसे बड़ा जिला इलाहाबाद प्रयागराज है और सबसे छोटा जिला महोबा जनसंख्या में। अगला प्रश्न हमारा है, निम्नलिखित में से किस धार्मिक समुदाय को उत्तर प्रदेश में तीसरा प्रमुख स्थान है? बौद्ध, ईसाई, जैन या सिख? तो 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश में धार्मिक समुदाय में सर्वाधिक तो हिंदू है और दूसरे स्थान पर मुसलमान तथा तीसरे स्थान पर सिख लोगों का है। ठीक, और चौथे, पाँचवें और छठवें स्थान पर क्रमशः बौद्ध, ईसाई और जैन धर्म आते हैं। अगला प्रश्न सुमेलित नहीं है पूछा है, तो कोयला सोनभद्र, बलुआ पत्थर मिर्जापुर, सिलिका बालू इलाहाबाद या यूरेनियम झांसी। तो उत्तर प्रदेश में ललितपुर जिले में यूरेनियम के भंडार हैं। ठीक, की खोज हुई। प्रदेश में कोयला सोनभद्र जिले से निचले गोंडवाना क्षेत्र में पाया जाता है। सोनभद्र जिले के सिंगरौली में कोयले का विशाल भंडार है। बलुआ पत्थर मिर्जापुर से और सिलिका बालू इलाहाबाद से है। ठीक, यूरेनियम का जो है फिलहाल ये गलत है, झांसी में नहीं है, ये ललितपुर में पाया जाता है, ललितपुर है। अगला प्रश्न हमारा, उत्तर प्रदेश के किस क्षेत्र में सोयाबीन की फसल मुख्यतः उगाई जाती है? पूर्वी क्षेत्र, केंद्रीय क्षेत्र, विंध्य क्षेत्र या बुंदेलखंड क्षेत्र?
तो उत्तर प्रदेश के बुंदेलखंड जो क्षेत्र एमपी से जुड़ा है, सोया प्रदेश एमपी लगता है तो उसी से जुड़ा बुंदेलखंड लगता है, तो इसका मतलब है डी ऑप्शन इसका सही होगा। फिलहाल सोयाबीन में महाराष्ट्र हो गया पहले पे, ठीक। उत्तर प्रदेश में कौन सा जिला अवनलिका अपर्दन से सर्वाधिक प्रभावित? इटावा, गोरखपुर, फर्रुखाबाद या मेरठ? तो अवनलिका अपर्दन का जो क्षेत्र है फिलहाल वो इटावा का एरिया पड़ता है, ठीक। यह यमुना एवं चंबल नदियों के मध्य स्थित है। यहाँ चंबल नदी काफ़ी घुमावदार रूप में बहती है एवं खंडों का निर्माण करती है, जिससे यह बीहड़ों का निर्माण होता है, जो अवनलिका अपर्दन के लिए प्रमुख उत्तरदायी होता है। और अगला प्रश्न हमारा है, उत्तर प्रदेश का मुख्य लोक नृत्य? धोबिया, राई, सायरा या उपरोक्त में से सभी? तो तीनों नृत्य फिलहाल उत्तर प्रदेश के प्रमुख लोक नृत्य। धोबिया राग नृत्य प्रदेश की धोबी जाति द्वारा होता है, और राई नृत्य बुंदेलखंड की महिलाओं द्वारा कृष्ण जन्माष्टमी में किया जाता है तथा मयूर नृत्य है, जबकि सायरा नृत्य बुंदेलखंडी किसानों द्वारा फसल काटने की खुशी में होता है। फिलहाल इसके राइट आंसर सभी होंगे। सॉरी, कहाँ गई ये सभी आंसर होगा। आला एक लोकप्रिय संगीत है। आला कहाँ का? आला रोहिलखंड, बुंदेलखंड, पूर्वांचल या पश्चिमी उत्तर प्रदेश? तो आला जो बुंदेलखंड के लिए प्रसिद्ध है, इसका राइट आंसर होगा बी। इस वीर रस कथा में महोबा के दो भाई थे, आला और उदल की वीरता का वर्णन हुआ है ना। अगला है, इसमें सुमेलित नहीं है पूछा है। बटेश्वर आगरा, देवा शरीफ जौनपुर, संहिसा फर्रुखाबाद, बिठूर कानपुर? फिलहाल इसमें ये भी सही, ये भी सही, ये भी सही। देवा शरीफ जो है जौनपुर में नहीं है, बाराबंकी में है, ठीक। बाराबंकी सबसे ज़्यादा अफीम का उत्पादन बाराबंकी में ही होता है। अगला प्रश्न हमारा है, निम्नलिखित में से किस राज्य में जापानी इंसेफ्लाइटिस अनुसंधान केंद्र स्थापित किया जाने वाला है? मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, राजस्थान या पंजाब? तो फिलहाल उत्तर प्रदेश में इंसेफ्लाइटिस बीमारी चली थी, बुखार, दिमागी बुखार जो है गोरखपुर में ही बनाया जाएगा। वहीं बीमारी हुई थी भयंकर तरीके से, इसीलिए। तो 2017-18 में गोरखपुर बीआरडी मेडिकल कॉलेज अस्पताल में इंसेफ्लाइटिस से अधिक संख्या में हुई बच्चों की मौत के पश्चात केंद्र सरकार द्वारा गोरखपुर उत्तर प्रदेश में जापानी इंसेफ्लाइटिस अनुसंधान की स्थापना की जा रही। अगला प्रश्न हमारा है, किस नगर में राजकीय ललित कला अकादमी उत्तर प्रदेश में अवस्थित? लखनऊ, वाराणसी, मथुरा या इलाहाबाद? तो राजकीय ललित कला अकादमी जो है फिलहाल लखनऊ में है, और इसकी स्थापना की बात करें तो 8 फरवरी 1962 में हुई थी, याद रखिएगा। अगला प्रश्न हमारा, उत्तर प्रदेश के किस जनपद में आर्यभट्ट नक्षत्रशाला है? इलाहाबाद, लखनऊ, गोरखपुर या रामपुर? तो आर्यभट्ट नक्षत्रशाला जो है फिलहाल रामपुर में है, ठीक। यह परियोजना डिजिटल लेजर तकनीकी पर आधारित है। उत्तर प्रदेश की भूतपूर्व मुख्यमंत्री मायावती ने इसका नाम बदलकर भीमराव अम्बेडकर नक्षत्रशाला कर दिया था। सत्ता परिवर्तन के बाद तत्कालीन मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने सितंबर 2012 में इसका नाम आर्यभट्ट नक्षत्रशाला कर दिया। अब योगी सरकार है, पता नहीं कौन सी नक्षत्रशाला नाम रख दे, बस यही होता रहेगा बेटा, परिवर्तन करते रहेंगे, पढ़ते रहो तुम। इनकी सरकार में सिर्फ नाम बदलेंगे, काम बदलेंगे, पर नौकरी के लिए सिस्टम नहीं बदलेगा। उत्तर प्रदेश में कौन सा देश पहला पब्लिक ट्रांसपोर्ट रोपवे किस शहर में बनाया जा रहा था? लखनऊ, वाराणसी, आगरा या नोएडा? तो उत्तर प्रदेश में देश का पहला पब्लिक ट्रांसपोर्ट रोपवे वाराणसी में बनाया जाएगा, ठीक। 24 मार्च 2023 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसका शिलान्यास किया, क्योंकि उनका संसदीय क्षेत्र है, जहाँ संसदीय क्षेत्र वहीं पे काम देखेंगे, उसके बाद कहीं नहीं देखेंगे। इसकी लंबाई की बात करें तो 3.8 किलोमीटर लंबा रोपवे है, और कैंट स्टेशन से गोदोलिया के मध्य संचालित होगा। इसके बनने के बाद भारत, बोल्विया और मैक्सिको के बाद विश्व का तीसरा देश होगा जहाँ पर यह सुविधा उपलब्ध होगी, ठीक। अगला प्रश्न हमारा है, जनवरी 2023 में भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण FSSAI द्वारा उत्तर प्रदेश के किस रेलवे स्टेशन को 5 स्टार रेटिंग के साथ ईट राइट स्टेशन प्रमाणन सम्मानित किया? प्रयागराज, कानपुर, वाराणसी, छावनी या आगरा कैंट? तो इसका जो सही जवाब है, फिलहाल 2023 में भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण FSSAI द्वारा वाराणसी छावनी का जो रेलवे स्टेशन है उसको 5 स्टार की गुणवत्ता मिली है, और प्रमाण पत्र भी मिला है। अगला प्रश्न हमारा है, जनवरी 2023 में रक्षा मंत्रालय द्वारा गणतंत्र दिवस 2023 की सर्वश्रेष्ठ झांकी का सर्वश्रेष्ठ मार्चिंग टुकड़ियों की घोषणा परिणाम में उत्तर प्रदेश की झांकी कौन से स्थान पे थी? पहला, तीसरा, दूसरा या चौथा? तो 30 जनवरी 2023 की रक्षा मंत्रालय द्वारा गणतंत्र दिवस 2023 की सर्वश्रेष्ठ झांकी में सर्वश्रेष्ठ मार्चिंग टुकड़ियों की घोषणा हुई, पर इसमें उत्तर प्रदेश की अयोध्या दीपोत्सव विषय पर आधारित झांकी को तीसरा स्थान दिया गया था, ठीक। और गणतंत्र दिवस परेड में उत्तराखंड की जो मानस खंड विषय पर आधारित झांकी
पहला था उसका। अगला प्रश्न है यूपी के करंट अफेयर पढ़िएगा। यूपी से संबंधित अगर पेपर होगा तो यूपी करंट ज़्यादा आता है। ठीक, उत्तर प्रदेश के किस शहर में फार्मास्यूटिकल रिसर्च एंड इनोवेशन इंस्टीट्यूट स्थापित किया गया? लखनऊ में, मथुरा, झांसी या गाजियाबाद में? तो लखनऊ में फिलहाल इसकी स्थापना हुई है। अगला प्रश्न है सुमेली सूचियों को नीचे कूट दिया हुआ है और यहाँ मिलाना है। कृत्रिम रबड़ कारखाना, पर्यटन उद्योग, प्लाईवुड, विस्फोटक वगैरह ना। तो विस्फोटक जो है फिलहाल विस्फोट सबसे ज़्यादा कानपुर में होंगे। और कृत्रिम रबड़ का जो कारखाना है वो फिलहाल बरेली में है। बेंत के लिए प्रसिद्ध है बरेली, झुमका के लिए प्रसिद्ध है, ठीक, सुरमा के लिए प्रसिद्ध है, प्रियंका चोपड़ा के लिए प्रसिद्ध है बरेली की, क्योंकि वहीं की रहने वाली। पर्यटन उद्योग के लिए फिलहाल जो है आगरा है और प्लाईवुड नजीबाबाद है। तो राइट आंसर इसका क्या होगा? 3, 1, 2, 4, 31, 24 है क्या? 31, 24, 31, 24 बी ऑप्शन है इसका राइट आंसर। अगला प्रश्न हमारा उत्तर प्रदेश में कल्प योजना तथा लखनऊ योजना का संबंध किससे? उच्च शिक्षा तथा खाद्य सुरक्षा, आवास विकास तथा प्राविधिक शिक्षा से, प्राथमिक शिक्षा तथा परिवहन विकास से, माध्यमिक शिक्षा तथा शिक्षा प्रचार से। तो उत्तर प्रदेश में कल्प योजना का संबंध जो प्राथमिक शिक्षा तथा लखनऊ योजना का जो संबंध है परिवहन विकास। तो इसका राइट आंसर होगा सी ऑप्शन। ठीक, भारतीय सड़क कांग्रेस द्वारा 1985 में सड़कों के विकास संबंधी 20 वर्षीय योजना का निर्माण किया गया, जिसे लखनऊ प्लान, लखनऊ योजना के नाम से भी जाना जाता है। अगला प्रश्न हमारा कानपुर में स्थित लाल इमली मिल किस प्रकार वस्त्र के लिए प्रसिद्ध है? बनारसी सिल्क, वूलन, कॉटन या रेयान? तो कानपुर में स्थित जो लाल इमली जगह है वो फिलहाल वूलन कपड़ा या ऊनी वस्त्रों के लिए प्रसिद्ध है और कानपुर चमड़ा उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। अगला है देवगढ़ में स्थित गुप्त काल का दशावतार मंदिर जो भगवान विष्णु को समर्पित अपनी वास्तुकला की शैली उत्तर भारत में प्राचीन है। तो कौन सा मंदिर है? विशालाक्षी मंदिर, पातालपुरी, पंचायतन मंदिर है, 64 योगिनी मंदिर। तो देवगढ़ में स्थित जो गुप्त दशावतार मंदिर है फिलहाल यहाँ, ठीक, और जो भगवान विष्णु को समर्पित है अपनी वास्तुकला की शैली के कारण उत्तर भारत में सबसे प्राचीन ज्ञातव्य पंचायतन मंदिर का उदाहरण है ये। ठीक, इस मंदिर में गंगा और यमुना की आकृतियाँ गर्भगृह की ओर जाने वाले नक्काशीदार द्वार को सुशोभित करती हैं। तो ये थे आज के हमारे 100 महत्वपूर्ण प्रश्नों का सेट जो आपकी आगामी परीक्षाएं जो भी हैं उत्तर प्रदेश से संबंधित है। और जीएस के लिए जो जीएस तो फिलहाल अधिक सभी एग्जाम में आता है, तो जीएस से भी संबंधित इसमें प्रश्न इंक्लूड हैं। और कंप्यूटर के लिए जो समीक्षा अधिकारी का पेपर दे रहे हैं उनके लिए महत्वपूर्ण ये तो है ही, फिलहाल उन्हीं का प्रैक्टिस सेट है। और भी जो यूपी से संबंधित परीक्षाएं लगी हुई हैं जैसे पुलिस का है और जो समीक्षा अधिकारी है और जूनियर असिस्टेंट है, तो उसके लिए महत्वपूर्ण प्रैक्टिस सेट रहेगा। तो उम्मीद है कि यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। ज़्यादा टाइम ना लेते हुए हम कम समय में ज़्यादा प्रश्न करवा देते हैं। और जो भी मेरे दोस्त इसको देखते हैं कृपया इस क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कराएं अपने दोस्तों तक, मित्रों तक, ठीक, जिससे मेरा मोटिवेशन बनता रहे कि हाँ मेरे चैनल से लोग प्रभावित होते हैं। ठीक, तो ये थे आज की हमारी क्लास और अगली क्लास हमारी कल करंट अफेयर की सुबह होगी, फिर उसके बाद यही प्रैक्टिस सेट होगा। और धीरे धीरे हम प्रयास कर रहे हैं कि हर सब्जेक्ट का अलग अलग प्रैक्टिस सेट आपके लिए भेजा जाए। जैसे भूगोल है और इतिहास है, हिस्ट्री ना, और पॉलिटी वगैरह, इसके लिए अलग अलग हम वीडियो बना के 1-2-4 दिन में प्रयास कर रहे हैं कि अलग अलग वीडियो आप लोगों के लिए भेजा जाए। जिसको जो पसंद हो वो आपको यूट्यूब पे मिल जाए खोजने पे, ठीक। और जिसको भी मेरे टेलीग्राम चैनल पे जुड़ना है तो इसी नाम से सरल एग्ज़ाम के नाम से डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक पड़ा हुआ है, आप लोग वहाँ से जाके ज्वाइन कर सकते हैं, जिससे आपको PDF सारी मिल जाएगी इसमें। ओके, तब तक के लिए थैंक्स, बाय।